एक अमीर व्यक्ति जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, वह गाड़ी को चलाकर कहीं जा रहा है। दरअसल वह अपने पुराने घर पर जा रहा है जिस पर पिछले 3 साल से वह नहीं गया है। उसे अपनी पत्नी की याद आई है और पत्नी की यादों को ताज़ा करने के लिए वह वहां पर जाना चाहता है। गाड़ी को चलाते हुए वह बहुत सारी बातें अपनी पत्नी के बारे में सोचता है और सोचते सोचते उस बंगले पर पहुंच जाता है जो कि एक सुनसान एरिया में बना हुआ है और वह बिल्कुल एकांत में है। वहां पर उसकी पत्नी का ये कहना था कि हमें ऐसा एकांत में बंगला चाहिए जिसके अंदर हम लोग शांति के पल बिता सकें। उसके बाद विजय कुमार जो होता है, जो अमीर व्यक्ति था, वह अपनी गाड़ी से उतरता है और उस घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उस घर के अंदर जाता है तो दरवाजा खोलते ही उसके सामने का जो दृश्य होता है वह उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है, क्योंकि इस घर के अंदर, जो कि पिछले 3 साल से बंद है, एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रह रही है और मानो कि ये घर उसी का हो। इस बात को देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और तभी यहाँ पर जो महिला होती है, जैसे इस व्यक्ति को देखती है तो एकदम से डरी सहमी अपने बच्चों को अपने गले से लगा लेती है। कौन थी वह महिला और कौन था ये अमीर व्यक्ति और किस वजह से इस 3 साल से बंद पड़े मकान के अंदर ये महिला उसे मिलती है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर 2 शादीशुदा पति पत्नी आते हैं। पत्नी का नाम कविता होता है और पति का नाम सुनील होता है। दरअसल वो लोग पीछे से उत्तर प्रदेश के एक और हिस्से के रहने वाले हैं, लेकिन वहां से वो लोग भागकर शादी किए हैं और घर वाले दोनों के खिलाफ होते हैं। तो इसी वजह से वो वहां से भागकर सीधा उत्तर प्रदेश के नोएडा में आ जाते हैं और यहीं पर एक गरीब बस्ती के अंदर छोटा सा किराए का कमरा लेकर उसके अंदर रहने लगते हैं। पति, जो कि ऑटो ड्राइवर है और ऑटो ड्राइवरी करके वह अपने पत्नी का भरण पोषण करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर कविता और सुनील जो दोनों होते हैं, उन दोनों के बीच में गहरा प्यार होता है और उन्हें पहले तो एक बच्ची होती है जिसका नाम वो पूजा रखते हैं और उससे दूसरा एक लड़का होता है जिसका नाम वो रोहन रखते हैं। लड़का जब होता है तो यहाँ पर जो सुनील होता है वो बड़ा ही खुश होता है कि चलो फैमिली कंप्लीट हो गई और जीवन अब आराम से व्यतीत होगा। लेकिन तभी इनके परिवार की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग जाती है। जो सुनील होता है वह जैसे ही अपने ऑटो को लेकर इधर उधर से सवारियों का काम कर रहा था तो एक दिन एक ट्रक की चपेट में आने से वह इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है। अब जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर विदा हुआ था और ये खबर कविता तक पहुंचती है तो कविता फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति के जाने का बहुत ज्यादा विलाप करती है, क्योंकि उसके पास 2 बच्चे हैं और छोटा वाला जो बच्चा है वो तो अभी 3 महीने का ही है। यहाँ पर जो उसका छोटा बेटा होता है उसको गोद में लेकर वह फूट फूट कर रोती है। उसकी सुध-बुध खो जाती है कि जिसके पीछे वो यहाँ पर आई है वह तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और अब वह अपने घर भी नहीं जा सकती। उसके बाद जैसे तैसे करके सुनील का अंतिम संस्कार होता है और अंतिम संस्कार होने के बाद जो कविता है वो ठानती है कि कोई बात नहीं, सुनील नहीं रहा तो ना सही, उसके प्यार की निशानी तो उसके पास है और उन्हीं के सहारे से वह अपने जीवन को जिएगी। ऐसा सोचकर जो कविता होती है वो अपने बच्चों के साथ अपने जीवन को जीने का फैसला करती है और उसके बाद अगले दिन से ही इधर उधर काम ढूंढने लगती है। लेकिन चूंकि उसके पास छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे की वजह से उसे काम नहीं मिलता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी के सारी खत्म हो जाती है। अब जो कविता होती है वह मन ही मन सोचने लगती है कि अब क्या होगा, क्योंकि जिस कमरे के अंदर वो रह रही थी उसका किराया भी नहीं भरा गया है और जब मकान मालिक उससे किराया मांगने के लिए आता है तो वो उससे मोहलत मांग लिया करती है। अब कुछ दिनों तक तो मकान मालिक और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने खाने पीने के लिए दे दिया करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग अपना हाथ उनके ऊपर से खींच लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का तो रोज का रोज हो गया है और हम लोग तुम्हारी कहाँ से मदद करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग अपने हाथ पीछे हटा लेते हैं और उसके बाद जो कविता होती है वह अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से बेघर और बेसहारा हो जाती है। मकान मालिक ने भी अंत के दर्जे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था और कह दिया था कि खैरात में नहीं है, मुझे तो किराया चाहिए और तुम इतने दिनों से किराया नहीं दे रही और जाओ यहां से जहां भी जाना है। अब तक उसका जो बेटा था वह 9 महीने का हो चुका था, यानी कि उसके पति को इस दुनिया से जाए हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। इसके बाद जो कविता होती है वह निकल जाती है और इधर उधर घूमने लगती है काम की तलाश में, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई भी काम नहीं मिलता है। उसके बाद जहां भी उस जाया करती और कहा करती कि मेरा बच्चा है, बच्चे साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरे कोई ऐसा अपना है जो उनको रख सके। तो लोग उससे मना कर देते हैं कि बच्चों के साथ तुम्हें काम नहीं मिल सकता और तुम कहीं और काम देख लो। धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के समय जो कविता होती है अपने दोनों बच्चों के साथ अब सर छुपाने की जगह ढूंढती है जहां पर वह अपना सर झुका सके। दिसंबर का दिन था और दिसंबर की कड़कती सर्दियों में वह मजबूरन एक पुल के नीचे जाकर अपने बच्चों को एक पॉली बैग में ही छुपा लेती है और वहीं पर वो रात जैसे तैसे बिताती है। हालांकि ना तो बच्चों को नींद आई थी और ना ही कविता को नींद आई थी।
कि इस रात में ठिठुरती हुई ठंड में वह कैसे कैसे अपने बच्चों को गर्मी दे रही थी और उसी से उसकी पूरी रात निकल जाती है। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन सुबह सुबह जो बेटी होती है पूजा, वो कहने लगती है कि मम्मी यहाँ पर तो बहुत ठंड लगी थी और कल भी हमें यहीं पर सोना होगा। लेकिन तभी जो माँ होती है अपनी बेटी के मुंह से बात सुनकर कहने लगती है कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा और मैं कहीं ना कहीं इंतजाम जरूर करती हूँ। कोई बात नहीं, चलो हमें कोई ना कोई काम तो मिलेगा, इस तरह से जीवन व्यतीत नहीं होगा। ऐसा सोचकर वो लोग और भी घरों में काम मांगती हुई घूमती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता और धीरे धीरे जब शाम हो जाती है तो शाम तक वह नोएडा के शहर को क्रॉस करके एक बाहरी एरिया में आ गए थे, जहां पर बहुत कम घर बने हुए थे और घर भी थे तो वे एक फार्म हाउस टाइप के थे। इसी वजह से यहां पर घूमते घूमते वह एक दुकान पर जाती है, जिस दुकान को एक बुजुर्ग व्यक्ति चलाया करते थे, जिनका नाम होता है सबरजीत सिंह। सबरजीत सिंह जी, जिनकी उम्र 55 साल होती है और वह नोएडा के उसी सटे हुए गांव के रहने वाले थे और यहां पर हाईवे किनारे एक दुकान चलाया करते थे। यहां पर जो कविता होती है वह घूमते घूमते अपने बच्चों को लेकर सबरजीत सिंह जी के पास चली जाती है और वहां जाकर कहने लगती है कि काका, क्या आपके पास कोई काम मिलेगा? अब इस बात को सुनकर जो सबरजीत सिंह जी होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें काम क्यों चाहिए? तो उसके बाद जो कविता होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और उसे बताती है अपनी पूरी कहानी। बताती है कि काका किस किस तरह से हम लोग यहाँ पर आए थे, उसके बाद मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद मेरे मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया और बच्चों को सर छुपाने की जगह चाहिए, लेकिन मेरे पास काम नहीं है। अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ठिठुरती ठंड में बाहर कैसे रह सकती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सबरजीत चाचा होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं कि बेटी देख, काम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब तक तेरा काम नहीं लगता तब तक तू ऐसा कर, मैं तुझे एक रहने का ठिकाना बता देता हूं, वहां पर रह और अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर। तेरे खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दूंगा, तेरे बच्चों के खाने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। इस बात को सुनकर जो कविता होती है वह कहती है कि काका, अगर ऐसा हो जाए तो आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा और जीवन में कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो बता देना। इसके बाद जो काका होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, चलो तुम मेरे साथ चलो बच्चों को लेकर, रात काफी ज्यादा होने वाली है थोड़ी देर में और उसके बाद अगर तुम बाहर रहे तो बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। सबरजीत जो काका होते हैं वह उसे एक फार्म हाउस पर ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी देखो, ये घर है और इस घर के अंदर तुम आराम से रह सकती हो। फार्म हाउस काफी ज्यादा आलीशान बना हुआ था और उसके अंदर जितनी भी चीजें थी वो सभी एक से एक लग्जरियस थी। यहाँ पर जो सबरजीत काका होते हैं उसके लिए एक बिस्तर का इंतजाम करते हैं और कहते हैं कि बेटी देखो, घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और अगर हो सके तो साफ सफाई जरूर रखना, क्योंकि अगर मालिक आ गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। उसके बाद जो कविता होती है वह कहने लगती है कि मालिक आ गया, काका किसका घर है और कौन है इसका मालिक? तो वह बताता है कि बेटा ये एक शहर के अमीर व्यक्ति का घर है, उसने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो मालिक है वह इस घर को छोड़कर चला गया और जब वह जा रहा था तो मुझसे कहकर गया था कि काका इस घर का ख्याल रखना और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। उसका मेरे पास नंबर भी है और कोई बात नहीं, तुम इसके अंदर आराम से रहो। वो कहाँ आने वाले हैं, 3 साल हो गए हैं और 3 साल से एक बार भी उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं। इस बात को सुनकर कविता निश्चिंत होती है, क्योंकि आखिरकार उन्हें छत भी मिल गई थी और काका ने उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया था। कहते हैं कि बेटी तू इस घर की देखरेख भी कर लेगी और साथ में यहाँ पर अपने बच्चों के साथ भी रह सकेगी। इसके बाद काका तो वहां से चले जाते हैं और जो ये कविता होती है वह उस घर के अंदर पूरी रात को बिताने लगती है, लेकिन घर इतना बड़ा था उसके मन ही मन में काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो अपने बच्चों के साथ उस घर में रात बिताती है। धीरे धीरे दूसरे दिन की सुबह होती है और सुबह उठते ही सबसे पहले वो उस घर में साफ सफाई करने लगती है। सभी सामानों को बड़ी बारीकी से उठाती, उनके नीचे जो धूल जमी रहती उन सभी को साफ करती और साफ करने के बाद सावधानी के साथ उन्हें वहीं पर रख दिया करती। जैसे सुबह के 9 बजते हैं तो 9 बजे जो काका सबरजीत होते हैं वह वहां पर आते हैं और आने के बाद जब देखते हैं कि घर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है तो उसके बाद बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटी ये तो बहुत अच्छा है और अच्छा किया जो तुमने इसे ठीक कर दिया। उसके बाद जो कविता होती है वो वहीं पर रहती है और सबरजीत काका से कहती है कि काका कोई काम मेरे लायक हो तो मुझे बता देना। काका भी कहता है कि बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बता दूंगा अगर कोई काम मुझे मिलेगा तो। इतने दिन तुम यहाँ पर आराम से रहो और तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मैं करता रहूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है और जैसे ही कविता को यहाँ पर रहते हुए लगभग 20 दिन बीतते हैं तो 20 दिन बाद अचानक से एक दिन दोपहर के समय में जब कविता घर के अंदर थी तो उसी समय दरवाजों पर दस्तक होती है और जैसे ही कविता दरवाजा खोलती है तो सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 32 साल रही होगी और उसने अच्छे से कपड़े पहन रखे थे। आंखों में एक गहरी बेचैनी थी और जैसे ही वो कविता और उसके बच्चों को घर के अंदर खेलते कूदते देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं।
वह एकदम से कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे घर के अंदर। अब इस बात को सुनते ही कविता समझ जाती है कि यह और कोई नहीं इस घर का मालिक है और उसके बाद एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि साहब मैं अभागन हूं और मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए इस घर के अंदर आ गई और मेरा कोई चोरी करने का इरादा नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो व्यक्ति होता है जिसका नाम विजय कुमार होता है, वो कहता है कि तुम्हें इस घर के अंदर घुसाया किसने है, क्योंकि दरवाजे भी नहीं टूटे हुए और तुम इस घर के अंदर आ कैसे सकती हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो कविता होती है वह बताती है कि साहब सवरजीत चाचा ने हमें इस घर के अंदर रहने के लिए कहा है और अगर आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और जहां जाना है वहां पर अपने बच्चों के साथ रह लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो विजय कुमार होता है वह सवरजीत चाचा के पास फोन करता है और जैसे ही चाचा को पता चलता है कि मालिक आ गया है तो उसके बाद वह भी भागा दौड़ाता है, क्योंकि दुकान के लिए वह सामान लेने के लिए मार्केट गया हुआ था और जैसे ही उसे पता चलता है तो वह भागा दौड़ा वहीं पर आता है अपनी साइकिल से। कहता है कि साहब उनसे कुछ मत कहना, मैं अभी आ रहा हूं, आपको आकर पूरी कहानी समझाता हूं। इसके बाद जो विजय कुमार होता है वह वापस से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है जो कुछ बंगले की पार्किंग में खड़ी हुई थी और उसके बाद जब चाचा आ जाता है तो उसके बाद उससे पूछने लगता है कि काका ये कौन है और आपने किनको घर के अंदर घुसा रखा है। उसके बाद सवरजीत काका उसे बताता है कि साहब ऐसे ऐसे बेचारी अभागन है और ये कह रही थी कि मुझे ना काम चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई काम तो नहीं था और इसी वजह से मैंने कहा कि बेटी मैं तेरे लिए खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा और मालिक तो यहाँ पर आते ही नहीं है, तू घर को साफ कर देना और इस घर के अंदर तू रह सकती है। मैंने ये कर दिया, अगर कोई गलती हो गई हो तो साहब माफ करें, लेकिन बेचारी परेशान थी और इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर बैठा। अब जब यहाँ पर विजय कुमार इस बात को सुनता है तो उसका पूरा गुस्सा जो सातवें आसमान पर था वह एकदम से ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वह मन की शांति ढूंढने के लिए आया था, लेकिन इस घर के अंदर कोई और महिला रह रही थी। पर यहाँ पर जो चाचा ने काम किया था वो सही था, बिल्कुल भी गलत नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पर जो सवरजीत चाचा ये कहते हैं कि आप कहते हो तो मैं इनको जाने के लिए बोल देता हूँ। ऐसा कहकर सवरजीत चाचा उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जो विजय कुमार होता है वो एकदम से कहता है कि नहीं काका रहने दो, कोई बात नहीं, इनको घर के अंदर रहने दो, बस इनसे ये कह दो कि वो लोग सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ दिनों मुझे यहाँ पर रहना है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सवरजीत चाचा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा मैं ऐसा कर देता हूँ। वहीं पर उस घर के पार्क की एक दूसरी तरफ 2 कमरे बने हुए थे जिनको सर्वेंट क्वार्टर वो कहा जाता था और वहां पर वह चाचा उनसे रहने के लिए कह देता है। इसके बाद जो कविता होती है वो अपने बच्चों को लेकर उस सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाती है और उसका भी ताला खोला जाता है। वह भी पूरी तरह से गंदा था और उसको भी वो धीरे धीरे साफ कर लेती है। साफ करने के बाद वह बच्चों के साथ वहां पर रहने लगती है, लेकिन जब विजय कुमार को एहसास होता है कि उसने एक बहुत ही गलत कर दिया, इसको पूरी तरह से डरा दिया, तो उसके बाद शाम के समय वह उसके पास जाता और कहता है कि माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में विजय कुमार ने धमकी तक दे दी थी कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में इस तरह से घुस रही हो, मैं अभी कभी पुलिस को फोन कर रहा हूं। वो तो यहां पर जो कविता होती है उसने हाथ जोड़ लिए थे, वरना शायद वो पुलिस को बुला लेता और पुलिस को बुलाने के बाद उनको पकड़वा भी देता। इसके बाद जो कविता होती है वो कहती है कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कम से कम हमें सर्वेंट क्वार्टर में रहने लायक तो समझा, हम यहां पर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे और अगर आप कहो तो हम यहां से छोड़कर चले जाते हैं। तो विजय कुमार कहता है कि नहीं, छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है और आप ऐसा करो, आप ना जब आपको काम की जरूरत है तो मैं आपको काम देता हूं, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाया करता हूं और आप मेरे इस मकान को अच्छी तरह से संभाल कर रखो, क्योंकि घर के अंदर जब मैंने जाकर देखा तो सभी सामानों को आपने अच्छी तरह से रख रखा है और बिल्कुल भी घर में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह से घर को संभाल कर रखोगी तो आपको महीने के 5,000 रुपए मैं दूंगा और आप आराम से इस घर के अंदर रह सकती हो अपने बच्चों के साथ। उसके बाद कविता एकदम से खुश हो जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तभी जो विजय कुमार होता है वो कहता है कि नहीं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना महान काम नहीं किया है, आप मेरे लिए काम करोगी और मैं आपको पैसे दूंगा, यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो विजय कुमार होता है वो कहता है कि देखो मैं 1 महीने तक यहाँ पर रहूंगा और बच्चों को कहना थोड़ा कम शोर करें, क्योंकि मैं शांति के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है साहब आप चिंता मत करो, बच्चे बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, मैं समझा दूंगा, बस छोटे वाले बच्चे की दिक्कत है, वो कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा रोने लगता है, तो उसको मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह जो कविता होती है वह किचन के अंदर अच्छे से खाना बनाती है, क्योंकि रात के समय ही सवरजीत चाचा को पैसे देकर उसने किचन का सारा सामान भरवा दिया था और कविता अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाती है। सुबह सुबह जब वो उठकर नीचे उतरता है तो घर के अंदर एक अलग सी रौनक उसे दिखाई देती है। जिस शांति को वो ढूंढने के लिए आया था वो शांति तो नहीं मिलती है, लेकिन एक अजीब सा सुकून उसे मिलने लगता है।
पहले ही दिन से उसे ये बात महसूस होती है और अब धीरे धीरे करके वह उस परिवार के अंदर घुल मिल सा जाता है और कविता जो होती है वो उसके कहे अनुसार अच्छे अच्छे पकवान उसके लिए बनाया करती है। और धीरे धीरे करके यहाँ पर जब इन बातों को लगभग 15 दिन बीतते हैं तो 15 दिन में उसे लगने लगा था कि ये उसका परिवार है और ये बच्चे भी उसके साथ ही खेला करते थे। वह अपने पूरे गमों को भूल चुका था जो उसकी पत्नी के जाने के बाद उसे मिले थे। और इधर जो कविता होती है वह भी इस बात से बड़ी खुश होती है। 15 दिन बाद अचानक से जो सवरचीत चाचा होते हैं वह उस घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद कहने लगते हैं कविता से कि बेटी कविता, मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया है। एक घर के अंदर छोटा मोटा घर का काम करना होगा और वो तुम्हारे बच्चों को रखने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तनख्वाह कोई नहीं देंगे, वहां पर तुम आराम से रह सकती हो। अब इस बात को सुनकर जो कविता वो कहने लगती है कि ठीक है काका, मैं वहां पर काम कर लूंगी। और उसके बाद जो विजय कुमार होते हैं उनका धन्यवाद करती है, कहती है कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतने दिन तक सहारा दिया और अब हम लोग चलते हैं, अब आप आराम से अपनी शांति की जिंदगी जी सकते हो। लेकिन जैसे वो ऐसा कहकर वहां से जाने के लिए होने लगती है तो उसी समय जो विजय कुमार होता है वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे वजह से मुझे महसूस हुआ कि परिवार क्या हुआ करता है और किस तरह से जीवन जिया करता है। तुम्हारे बच्चों के साथ मैं घुल मिल चुका हूं और अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि जब तुम्हारा कोई इस दुनिया में है ही नहीं तो तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और मेरी जिंदगी का खालीपन भी दूर हो जाएगा। इस बात को सुनकर कविता उसकी तरफ देखती रहती है और सबरीजीत चाचा जब इस बात को सुनते हैं तो एकदम से इस बात को सहारा देते हैं, कहते हैं कि साहब सच में आप ऐसा करना चाहते हो? तो वह कहता है कि हाँ काका, मैं सच में ऐसा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था काफी ज्यादा उदास था और मेरी आंखों में काफी ज्यादा बेचैनी थी, लेकिन इस परिवार के साथ रहकर मुझे एक अलग ही सुकून का अनुभव हुआ है और उसी अनुभव के साथ मैं अब अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूं। उसके बाद जो काका होता है वह कविता से कहता है कि बेटी ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का जीवन बन जाएगा, बेशक से तुम शादी कर लो। इधर जो कविता होती है अब तक वह भी उसके व्यवहार से काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी, क्योंकि बिल्कुल भी वो गंदी निगाह किसी पर नहीं रखा करता है, अपने काम से काम रखा करता है और आराम से अपने जीवन को जिया करता है। तो इसी वजह से कविता भी इस बात के लिए हामी भर लेती है और उसके बाद गांव वालों को इकट्ठा करके एक छोटा सा फंक्शन आयोजन किया जाता है और उसी के अंदर कविता और विजय की शादी हो जाती है। जब विजय के घर वालों को यह बात पता चलती है तो विजय के घर वालों को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब बेटा इतना उदास रहा करता था उससे अच्छा अब कम से कम हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करेगा। आज तक भी वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कविता के जो बच्चे हैं वो थोड़े से अब बड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।